नमस्कार साथियों, गुरुदीप क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के 2023 जो रीट मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें टोटल आपके 76 प्रश्न पूछे गए थे। 9 पारियों में परीक्षा आयोजित हुई थी। किस पारी में कितने राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे गए थे उसका साथियों व्याख्यात्मक हल आज अपन करने जा रहे हैं। ये क्लास आपके लिए साथियों बहुत कारगर साबित होगी। यदि आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य के 70% सवाल इन्हीं क्लासों से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आज अपना पहला पार्ट है जिसमें अपन 1-2 पेपर का व्याख्यात्मक हल करेंगे। रीट मुख्य परीक्षा 2023 में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के 9 पेपरों के 76 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 अंग्रेजी का पेपर, राजस्थानी भाषा के इनमें कौन से प्रश्न पूछे गए थे और साथ में उसकी मैं व्याख्या भी बताऊंगा। तो पहला प्रश्न आपके बीच में है, आप साथ साथ उत्तर भी लगाते रहे, उसके बाद मैं साथियों व्याख्या करूंगा। तो पहला प्रश्न आपके बीच में है, अचलदास खिचीरी वचनिका में किनारे जुद्रो बखान होयो है। साथियों, एक रचना आती है, अचलदास खिची की वचनिका है। किनारे, किनारे यानी किणरे, जुद्ध मतलब युद्ध, युद्ध का अर्थ होता है युद्ध। रो बखान यानी उसका बखान किया गया है, यानी इस रचना के अंदर किस युद्ध का है बखान किया गया है, किस किस के मध्य वो युद्ध हुआ था उसका बखान किया गया है। तो साथियों इसका जल्दी से राइट आंसर आप बताइए। तो साथियों आपने देखा होगा अचलदास खिची की वचनिका, ये है रचना प्राचीन काल की, प्राचीन काल जिसका समय था साथियों 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी का समय है, उसको प्राचीन काल कहा जाता है। प्राचीन काल को प्रारंभिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक काल भी कहते हैं। इसको ही साथियों आदिकाल भी कहते हैं और इसको ही वीर गाथा काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल का जो अपना साहित्य है उसको साथियों 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है चारण साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य और तीसरा अपना साहित्य हो जाएगा लौकिक साहित्य। ये काल का विभाजन आप साथियों याद जरूर रखें क्योंकि काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रचना किस काल से संबंधित है, कौन सी शैली से संबंधित है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचलदास खिची और होशंग सारे बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है अचलदास खिचीरी वचनिका में मिलता है। और इस वचनिका की रचना किसने की थी साथियों? तो इसकी रचना की थी शिवदास गार्डन ने। किसने की थी? शिवदास गार्डन ने इसकी रचना की थी अचलदास खिचीरी वचनिका। अचलदास खिची कहां के थे? ये गागरोनगढ़ के राजा थे और होशंग शाह ये थे अपने मांडू के मुसलमान, मांडू के मुसलमान थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, उसका वर्णन है अचलदास खिची की वचनिका में मिलता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में साथियों ये रचना किसने लिखी है? ये लिखी है शिवदास गार्डन ने। आपको याद रखनी है साथियों, इस बार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राचीन काल के सारण साहित्य की यह रचना है। किस साहित्य की? चारण साहित्य की रचना है। ठीक है, रचना काल आपको जरूर याद रखना है साथियों। ठीक है, कौन सा साहित्यकार किस काल से संबंधित है वहां से भी प्रश्न आते हैं। ये रचनाकार कवि के साथ ये अच्छे गद्यकार भी थे। जो शिवदास गार्डन है ये कविता भी लिखते थे और उसके साथ में अच्छे गद्यकार भी थे। ठीक है, ये भी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस रचना में गागरोनगढ़ के राजा अचलदास खिची
और मांडूरे मुसलमान सुल्तान होशंग शाह गोरी के बीच जो युद्ध हुआ था उसका सजीव वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद में है ये एक संपू काव्य है, अचलदास खिचरी वचनिका है, एक संपू काव्य है, यानी गद्य पद्य मिश्रित रचना है। ये आपको याद रखना है साथियों। इस रचना से संबंधित इससे बार आपके प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप ये वाक्य जरूर ऐड कर ले। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ में लिख भी सकते हैं, और इसकी पीपीटी साथियों मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था अंग्रेजी के अंदर। ठीक है, पहले अपन अंग्रेजी के जो प्रश्न है पूछे गए थे उसकी बात कर रहे हैं। राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार है साथियों, ये पूछा गया था ना। आदिकाल मैंने पूछा था ना, जैन साहित्य, सारण साहित्य और लौकिक साहित्य। आदिकाल को जो साहित्य है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इसमें पूछा कि रचनाकार है कौन सा है जो जैन शैली रहा है। ठीक है, तो साथियों आदिकाल है जिसको प्राचीन काल, वीरगाथा काल भी कहा जाता है। रचनाकार का पूछा है तो आसगु है वो आदिकाल के जैन शैली के रचनाकार है। उसके बाद में नरपति नाल और असायत कवि है, ये है लौकिक शैली के। किस शैली के? लौकिक शैली कह दो या लौकिक साहित्य कह दो, उसके रचनाकार है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है साथियों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों हमने 12 क्लासों के अंदर है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो क्लासें देख सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आसगु इन्होंने जीव दया रास की रचना की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीव दया रास की रचना किसने की है? आसगु ने की है। इस बार ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आसगु की रचना का, ये आदिकाल के जैन साहित्यकार है, मैंने बता दिया। और असायत कवि है, इन्होंने हंसावली की रचना की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हंसावली। ठीक है, ये आदिकाल के लौकिक साहित्यकार है, मैंने अभी बताया ना आपको। ठीक है, ये नरपति नाल और असायत कवि है, ये है लौकिक साहित्यकार है, यानी लौकिक साहित्य से संबंधित है, इनका संबंध है। उसके बाद में ये एक प्रेम काव्य है, कौन सा? हंसावली है, एक प्रेम काव्य है जो 4 खंडों में लिखा गया है, यानी 4 खंड है उसमें ये लिखा गया है। उसके बाद में नरपति नाल जिसने बिसल देव रासों की रचना की थी, नरपति नाल ने की थी। व्याख्या देख लेते हैं आगे। और ये आदिकाल के लौकिक साहित्यकार है, कौन? नरपति नाल। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के सोहान राजा बिसल देव तृतीय के बीच विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। इस रचना में भोज परमार की पुत्री थी जिसका नाम था राजमती, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। राजमती पुत्री थी और अजमेर के सोहान अपने शासक थे बिसल देव तृतीय के विवाह, और पहले तो विवाह हुआ था, उसके बाद में उनका वियोग हो गया था, फिर वापस पुनर्मिलन हुआ था, उसका वर्णन बिसल देव रासों में मिलता है। और जिसकी रचना की थी नरपति नाल ने, ये आप जरूर याद रखें। और यहां से ऐसे प्रश्न देखो, रचना और रचनाकार से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। एक तो है कि ये रचना किस काल से संबंधित है, दूसरी है कि इसका रचनाकार कौन सा है, और उस रचना के अंदर किसका वर्णन किया गया है। ये 3 बातें मुख्य रूप से परीक्षाओं में आती हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद रखें, इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में है, कौन से पंतरा अनुयायी मेव मुसलमान गणा है? कौन से मतलब कौन से पंथ, कौन से मतलब कौन से पंथ यानी संप्रदाय का अनुयायी मेव मुसलमान गणा है। गणा मतलब ज्यादा है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके ज्यादातर अनुयायी है मेव मुसलमान है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है संत साहित्य से। कहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था? संत साहित्य से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो कौन सा संप्रदाय है साथियों?
वो संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय या लालदासी पंथ भी कह सकते हैं। इस संप्रदाय के जो ज्यादातर अनुयायी हैं वो मेव मुसलमान हैं। क्यों है साथियों? क्योंकि लालदास जी खुद मेव मुसलमान थे। जो जिस जाति का होगा या जिस धर्म का होगा, अनुयायी भी उसी धर्म या जाति के होंगे साथियों। ठीक है, ये आप जरूर याद रखें। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लालदासी इन्होंने संप्रदाय चलाया था। किसने? लालदास जी ने। लालदासी संप्रदाय या लाल पंथरा प्रवर्तक कौन है? लालदास जी है। और जन्म इनका हुआ था मेवात प्रदेश। मेवात किसको बोला जाता है? अलवर भरतपुर का इलाका है साथियों। प्राचीन काल में इसको मेवात प्रदेश बोला जाता था। ठीक है, धौली दूब गांव में इनका जन्म हुआ था। मेव परिवार में हुआ था। मेव मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ था। किसका? लालदास जी का। और इस संप्रदाय के ज्यादातर अनुयायी मेव मुसलमान हैं। क्यों हैं? क्योंकि खुद लालदास जी मेव मुसलमान थे। लालदास जी की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। ये जरूर याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। लालदास जी की जो चेतावनियां मिली हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है लालदास की चेतावनियां। ठीक है, इतनी वाक्य साथियों आप देख लेते हैं। ये 76 प्रश्न पूछे गए थे। मेरे साथ में आप लगातार बने रहेंगे साथियों। तो राजस्थानी भाषा के अंदर सिंगल प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये साथियों मैं एक टीचर होने के साथ आपको विश्वास के साथ कहता हूं। ठीक है, और जिस साथियों ने अभी तक क्लासें नहीं देखी हैं वो क्लासें जरूर देखें। मात्र 12 क्लासें हैं। डेली 2 क्लासें भी लेते हैं तो 6 दिन में अपना वो पोर्शन राजस्थानी भाषा का कंप्लीट हो जाता है। अगला सवाल ये पूछा गया था लेवल 2 अंग्रेजी के अंदर, पूर्वी राजस्थानी री उपबोली है। कैसा क्वेश्चन पूछा गया साथियों? ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थानी की क्षेत्रीय बोलियां हैं उस टॉपिक से। 4 टॉपिक है अपने। ठीक है, बोलियां और प्रमुख कृतियां और साहित्यकार, और उसके बाद में संत साहित्य और लोक साहित्य। पूर्वी राजस्थानी उपबोली है। अपने शुरुआत के अंदर क्लासों के अंदर भी राजस्थानी जो बोलियां हैं उनको 2 भागों के अंदर बांटा था। एक तो पश्चिम राजस्थानी बोली और एक है पूर्वी राजस्थानी बोली। देखते हैं कौन सी पूर्वी है। सौरासी ये अपने पूर्वी राजस्थानी बोली है। उसके बाद में मेरवाड़ी ये अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद में गोडवाड़ी ये अपने साथियों गोडवाड़ प्रदेश यानी जो जालोर का आसपास का इलाका है वहां पर ये बोली बोली जाती है। उसके बाद में देवड़ावटी ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है सिरोही के जो देवड़ा राजपूत है उनके द्वारा ये बोली बोली जाती है। और इनका क्षेत्र हो जाएगा सिरोही का आसपास का क्षेत्र है। ये तीनों ही बोलियां हैं वो है पश्चिम राजस्थानी की, और ये सौरासी है एक पूर्वी राजस्थानी की उपबोली है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अब साथियों बोलियों से कैसे प्रश्न आते हैं? सबसे पहले तो आपको मुख्य बोली याद रखनी, जैसे मारवाड़ी है, इनकी कौन कौन सी उपबोलियां हैं और उनका क्षेत्र कौन सा है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बोली और कहाँ की है, उनका क्षेत्र कौन सा है, वहां से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याख्या है सौरासी ये कहाँ बोली जाती है? ये जयपुर के दक्षिणी पश्चिम भाग तथा टोंक के पश्चिम भाग में बोली जाती हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जयपुर के आसपास और टोंक का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर ये बोली बोली जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद में सौरासी है किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है साथियों, याद रखना ढूंढाड़ी की उपबोली है सौरासी। ठीक है, इतना आप जरूर ध्यान रखें। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में है कि राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रो मैताऊ काम कौन करियो। ऐसे राजस्थानी भाषा के अंदर ही साथियों प्रश्न पूछ लिए कि राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने का है जो महत्वपूर्ण काम है वो किसने किया है साथियों? आपने देखा होगा राजस्थानी भाषा है साथियों, कोई भी भाषा होती है उसका शब्दकोश जरूर होता है। जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं उसकी डिक्शनरी है, हिंदी बोलते हैं उसकी भी डिक्शनरी है, उसी प्रकार राजस्थानी भाषा है इसकी भी डिक्शनरी है। इनका जो शब्दकोश है वो किसने तैयार किया था? वो किया था साथियों सीताराम लालस ने। किसने किया था? सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश तैयार किया था। ठीक है, कोई भी भाषा होती है उसका शब्दकोश जरूर होता है। तो ये काम किसने किया था? सीताराम लालस ने किया था। थोड़ा सीताराम लालस के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। तो सीताराम लालस जन्म हुआ था
कहाँ हुआ था? इनका ननियाल था बाड़मेर में, वहीं इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वैसे ये जोधपुर, मूल रूप से जोधपुर के नरेबा गांव के ये निवासी थे, लेकिन ये ननियाल में थे और वहीं पर इनका जन्म हो गया था। इस सारण कवि ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, जिसमें 2 लाख शब्द है साथियों, 2 लाख शब्द कम नहीं होते साथियों, संग्रहण करना, इकट्ठा करके एक ग्रंथ के अंदर डालना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, अपन जैसे लोगों से नहीं हो सकता है। 2 लाख शब्द कम होते साथियों, 100 शब्द ढूंढने में भी हिचकी आ जाती है। इन्होंने 2 लाख शब्दों का एक संग्रह तैयार किया है राजस्थानी भाषा का। ठीक है, महत्वपूर्ण काम किया है। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। एक ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। तो आप सीताराम लालच जरूर याद रखें। अगला प्रश्न आपके बीच में है, मारवाड़ी री उपबोली नी है का अर्थ होता है नहीं है। आप राजस्थानी में ये जरूर ध्यान रखें, नी का अर्थ होता है नहीं है। मारवाड़ी री उपबोली नी है। इनमें से जो 4 जो उपबोलियां दी हुई है, इनमें से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ढडकी बिल्कुल ये मारवाड़ी की उपबोली है, जो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में बोली जाती है। उसके बाद में बीकानेरी बिल्कुल मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी अपने जोधपुर के आसपास के जो जिले हैं वहां पर बोली जाती हैं, जैसे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, ठीक है, जालोर, पाली, यहाँ सभी क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। तो बीकानेरी भी मारवाड़ी की उपबोली है। उसके बाद में आती है देवड़ावटी, बिल्कुल ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, देवड़ा राजपूतों के द्वारा। एक है अहिरवाटी, ये मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवड़ावटी। ठीक है साथियों, ऐसा प्रश्न ये पूछा गया था। व्याख्या देख लेते हैं। मारवाड़ी री उपबोली कौन कौन सी? ढडकी मैंने बता दिया आपको, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ावटी भी मैंने बता दिया, देवड़ा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है, क्षेत्र सिरोही के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद में मेवाड़ी, बिल्कुल साथियों मेवाड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली है, ये आप ध्यान जरूर रखें। मेवाड़ी ये उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़े जिलों में बोली जाती हैं। कौन सी? मेवाड़ी बोली। और गोडवाड़ी ये मैंने बताया जालोर के जो आसपास का क्षेत्र है, जालोर पाली का, वहां पर गोडवाड़ी बोली जाती हैं। ठीक है, तो लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहां पर ये बोली जाती है। कौन सी? गोडवाड़ी। उसके बाद में शेखावाटी, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है, जरूर ध्यान रखिए। तो शेखावटी प्रदेश है, सीकर, सुरू और झुंझुनू का क्षेत्र है, वहां पर शेखावटी बोली जाती है। उसके बाद में साथियों एक आती है वागड़ी और एक बोली आती है बागड़ी। आपने काफी किताबें पढ़ी होगी, दोनों को एक ही बताया गया है, लेकिन साथियों ये दोनों ही बोलियां अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। वागड़ी आपके बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और बागड़ी बोली जाती है गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में। ये आप जरूर ध्यान रखें, वागड़ी और बागड़ी, और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो वागड़ी ये वागड़ क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वहां बोली जाती है, और बागड़ी बोली जाती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। यानी उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां पर ये बोली जाती है। उसके बाद में जो पंजाब का क्षेत्र लगता है वहां पर भी बागड़ी बोली जाती है। उसके बाद में है मेवाती की उपबोलियां, थोड़ी देख लेते हैं। जो अहिरवाटी आया था वो है मेवाती की उपबोली। मालखेड़ाड़ी ये है मालपुरा टोंक में बोली जाती है, और अहिरवाटी ये बोली जाती है बहरोड़, मंडावर और कोटपुतली में बोली जाती हैं। इसे राठी बोली भी कहा जाता है अहिरवाटी को। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, लू कावेरा रचनाकार है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं साथियों, लू कावेरा रचनाकार कौन सा है? सरल क्वेश्चन, रचना दे देंगे और पूछ लेंगे इसकी रचना किसने की है, सीधा रचनाकार का नाम आपको पूछ लेंगे। ठीक है, तो लू कावेरा रचनाकार कौन है? तो लू कावेरा रचनाकार है साथियों, महत्वपूर्ण रचना है, आप ये याद रखिए। लू और बादली दो रचनाएं आपको याद रखनी ही है, एक तो है लू और एक है बादली। कौन सी? बादली है। ये दो रचनाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हर परीक्षाओं में
यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। और इसकी रचना किसने की है साथियों? चंद्र सिंह बिरकाली ने। किसने की है साथियों? चंद्र सिंह बिरकाली। ये जरूर आप ध्यान रखें, लू और बादली की रचना की है चंद्र सिंह बिरकाली ने। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या इनकी है, चंद्र सिंह जी बिरकाली, इन्होंने बादली व लू की रचना की है। बादली और लू की राजस्थानी स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की पहली रचना है साथियों। ये राजस्थानी स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की पहली रचना और आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य करती है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। ठीक है, ये आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य करती हैं, ये आप जरूर याद रखें अपने साथियों। राजस्थानी भाषा साहित्य है, उसको 3 भागों में बांटा है। थोड़ा देख लेते हैं, 3 भागों में बांटा है साहित्य को। पहले अपने पढ़ा था प्राचीन काल, जिसका समय था 1050 से 1450 ईस्वी। दूसरा काल अपन ने पढ़ा था मध्यकाल, जिसको बोला जाता है भक्ति काल भी कहा जाता है। इसका समय था 1450 से ईस्वी से 1850 ईस्वी का काल है, उसको मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है। और अगला पढ़ा था आपने आधुनिक काल। कौन सा? आधुनिक काल, जिसका समय है 1850 ईस्वी से अब तक का समय है, उस समय को बोलते हैं आधुनिक काल का समय बोला जाता है। ये 3 है। और इसका साहित्य है प्राचीन काल का, उसको भी साथियों अपन ने 3 भागों के अंदर बांटा था, चारण साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य। उसके बाद में मध्यकाल का साहित्य, उसको अपन ने 5 भागों के अंदर बांटा था, चारण काव्य, आख्यान काव्य, लौकिक काव्य, संत काव्य और जैन काव्य, 5 भागों में। उसके बाद में आधुनिक काल को भी साथियों अपन ने 3 भाग के अंदर बांटा था, जागरण काल, आजादी के बाद का काल और नवलेखन काल। साथियों इसके हिसाब से आप यदि पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं राजस्थानी भाषा और साहित्य में सिंगल प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यूट्यूब पर अपनी पूरी क्लासें डाली हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी क्लासें देखिए। उसके बाद में ये 18 अंक है साथियों, आपके पक्के हो जाएंगे। बाजार में ज्ञान सरोवर की पुस्तक उपलब्ध है, हमारे द्वारा उसका लेखन किया गया है। उसके अलावा मार्केट के अंदर आप कोई भी बुक देख लीजिए, उसके अंदर राजस्थानी भाषा और साहित्य का मैटर नहीं दिया गया है साथियों, बिल्कुल नाम मात्र दिया हुआ है। किसी ने काल के रूप में किसी ने बांटा भी नहीं है, सीधे रचनाएं दे दी और रचनाकार दे दिए। आपके पास में कोई भी बुक है तो आप जरूर देखें साथियों, ठीक है। और इसके आधार पर हमने पूरी क्लासें ली है, 12 क्लास है, वो आप जरूर देखें। आगे साथियों है अगला क्वेश्चन आपके बीच में 8वां है, जिन बात फौज में नगाड़ो चाहिए उन्हीं बात में काई जरूरी है। भाई जिसी बात कह रहे हैं कि फौज के अंदर यदि नगारा नहीं है तो जो फौज चलती है तो नगारे के बिना क्या है कि कुछ अच्छा नहीं लगता है। और उसी प्रकार जब बात प्राचीन समय में साथियों बातें होती थी, शाम के समय जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो बातें करते थे, ठीक है। जो अपने प्राचीन समय में जो महान व्यक्ति हुए हैं, राजा भोज वगैरह, उनकी बातें की जाती थी। और बातों में क्या होता था, एक हुंकारा देने वाला होता था, हुंकारा देता था। हुंकारा मतलब हाँ, वो बोलता था ऐसे हुआ था, वो बोलता हासा, नासा नहीं बोला था, हासा बोला जाता था। तो बातों के अंदर उसको हुंकारा कहा जाता है। और हुंकारा से क्या है, बातें प्रभावशाली हो जाती। जब अपन कोई सामने बैठा है उसका यदि रिप्लाई करें तो वो बात क्या है, प्रभावशाली हो जाती है। तो बातों के अंदर क्या जरूरी होता है साथियों, हुंकारा जरूरी होता है। क्या होता है, हुंकारा जरूरी होता है। यदि हुंकारो नहीं है तो बातों की नहीं काम रही नहीं है, ठीक है। तो फौज में नगाड़ा बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है और बातों के अंदर हुंकारा दिया जाता है, तभी बातें हैं प्रभावशाली होती हैं। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसकी।
ऊंकारो। क्या है ऊंकारा? राजस्थानी में कोई बात या आरडी में हाँ कहने का एक शब्द है। कोई जब बात की जाती है उसमें बोला हाँ सा सही है, और इसके बिना बात अधूरी रहती है और उसका लय नहीं बन पाता है, मजा नहीं आता है, बात का लय नहीं बन पाता है। तो साथियों आज अपन ने ये पेपर देख लिया है, कौन सा अंग्रेजी का पेपर देख लिया है, कल अपन देखेंगे हिंदी का पेपर। ऐसे करके 4-5 क्लासों के अंदर ये व्याख्यात्मक हल है आपको मिलेगा, और इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और अभी आपने यदि ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो ऐप भी जरूर इंस्टॉल करें। ऐप पर राजस्थानी भाषा और साहित्य की कंप्लीट टेस्ट सीरीज डाल दी गई है। टॉपिक वाइज जितने भी टेस्ट है, नए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी डाल दिए गए हैं, और उसके साथ में आपको नोट्स फ्री मिलेंगे। इन क्लासों के नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज के साथ में आपको नोट्स भी दिए गए हैं, और 9 पेपरों में जो भी राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप बार बार अभ्यास कर सकते हैं। अलग वाइज मतलब पेपर वाइज वहां पर भी टेस्ट डाल दिए गए हैं। ठीक है साथियों, अपन 4-5 क्लासों के अंदर ये अपने 9 पेपर है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसकी व्याख्या आप जरूर देखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।